1988 से न्यूजीलैंड ने भारत में वनडे सीरीज खेलना शुरू किया और 37 साल बाद उसके हाथ में बाजी आई है। देखिए, इंडिया न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हार चुकी है। इसकी बहुत सी वजहें हैं, बहाने हैं, जिसकी बात हम आगे करने वाले ही हैं। मिचेल सेंटनर, एडम मिलने, लॉकी फर्गसन, केन विलियमसन, टॉम लेथम, रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन, विलियम ओराउर्की, जैकब डफी, ई शोडी, ये वो खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा नहीं थे और यही खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप का चेहरा बनेंगे। जबकि भारत की जो टीम खेली है इस सीरीज में, उसमें आप 3 और नाम अक्षर, हार्दिक और जसप्रीत बुमराह को जोड़ दो तो पूरी टीम बन जाती है 2027 वर्ल्ड कप की। यानी इंडिया ने लगभग अपनी 80% वर्ल्ड कप टीम खिला दी है न्यूजीलैंड की बी या कहे सी टीम से और ये ओडीआई सीरीज हार गए हैं। खैर, ये बोल के इस चीज से बचा जा सकता है कि ये वो हम वनडे हारे हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा असर क्या ही होगा, क्योंकि फोकस तो T20 वर्ल्ड कप पर है। लेकिन मैनेजमेंट फेलियर और लूजिंग माइंडसेट तो साथ चलेगा ही। एक अकेला बैट्समैन पूरी इनिंग को अपने कंधों पर खींचता चला रहा है। बाकी सीनियर खिलाड़ी ऐसे विकेट थ्रो कर रहे थे जैसे कोई क्लब क्रिकेट चल रहा है। ये कुछ 90s वाले सचिन की याद आ गई, जब उनके आउट होते ही टीम का हारना लिखा जा चुका होता था। किस किस को दोष देंगे, जडेजा को, गिल को, राहुल को या फिर पूरे मैनेजमेंट को? हैरानी की बात यह है कि न्यूजीलैंड की सीरीज विनिंग टीम के बहुत से मेंबर तो उनकी व्हाइट बॉल में कहीं से कहीं तक नहीं टिकने वाले। एक ऐसी टीम से सीरीज हारना भारतीय टीम के लिए वाकई जिल्लत का सबब बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। पूरी दुनिया इस वक्त T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में बिजी है, इसलिए बहुत सी टीमें इस वक्त खिलाड़ियों को या तो रेस्ट दे रही हैं या उनको केवल T20 फॉर्मेट में ही खिला रही हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड ने भी अपनी बी टीम को शायद ये सोच करके भारत के खिलाफ वनडे खेलने भेजा होगा ताकि इनको एक्सपीरियंस मिल सके। सीरीज जीतने का तो उन्होंने सोचा तक नहीं होगा और तीसरे वनडे में जब डिफेंड करने की बारी आई होगी तब तो और भी नहीं, लेकिन उनके यंग ब्लड ने चाल पलट दी और तीसरे वनडे में इंडियन टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर वो मैच और ये सीरीज अपने नाम कर ली। पहला वनडे भारत के नाम रहा, लेकिन उसमें भी न्यूजीलैंड ने दमखम दिखाया। कॉनवे और निकोलस की दी हुई एक ठोस शुरुआत के बाद वो बीच में पटरी से उतर जरूर गए थे। जब 177 पर 1 से उनका स्कोर 198 पर 5 हो गया था, लेकिन उसके बाद डरल मिचेल के 84 और नीचे आकर क्लार्क के 24 रनों ने उनको 300 पर ला करके खड़ा कर दिया। जवाब है भारत के लिए उसके टॉप 4 बल्लेबाजों ने राह आसान कर दी। रोहित के 56, विराट के 93 और अय्यर के 49 रनों ने भारत को जीत तक पहुंचा दिया। तो दूसरा वनडे ग्लेन फिलिप्स और डरल मिचेल के नाम रहा, जिन्होंने भारत के 285 रनों के टारगेट को आसानी से 48वें ओवर में केवल 3 विकेट खो करके हासिल कर लिया था। इन 2 वनडे मैचों से एक बात समझ में आने लगी थी कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप न्यूजीलैंड के बैट्समैन को कोई खास चुनौती नहीं दे पा रही। खास करके स्पिन बॉलिंग तो एकदम फीकी नजर आ रही थी। इन 2 मैचों में इंडियन स्पिनर्स ने 41 ओवर्स डाले और रन दिए कुल 261 और विकेट लिए केवल 2। और यही फीकापन भारत को तीसरे वनडे के साथ साथ पूरी सीरीज में ले डूबा। तीसरे मैच में टॉस जीता भारत ने और मेहमानों को बैटिंग के लिए इन्वाइट किया। हर्षित और अर्शदीप ने शानदार शुरुआत देते हुए कॉनवे और निकोलस को सस्ते में निपटा कर न्यूजीलैंड को 5 पर 2 कर दिया। लेकिन इस दौरान एक चीज बड़ी अजीब लग रही थी, वो ये कि गिल रोबोटिक कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा हमने क्यों कहा ये आपको आगे पता चल जाएगा। खैर, उसके बाद न्यूजीलैंड ने संभल करके खेलना शुरू ही किया था। 58 रनों के स्कोर पर तीसरा खिलाड़ी भी आउट हुआ। यहाँ से भारत के पास मैच को जल्दी खत्म करने का मौका था, लेकिन पुअर फील्डिंग, कप्तान की गलतियों ने न्यूजीलैंड के फिलिप्स और डरल मिचेल के बीच 219 रनों की साझेदारी को मुकम्मल होने दिया। दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी भी पूरी की। खास तौर पर फिलिप्स ने अचानक से तेवर बदले और आउट होने से पहले केवल 88 बॉल्स में 106 रन बना डाले, तो मिचेल ने 137। न्यूजीलैंड ने 337 बना डाले। अब ये तो शुक्र है कि 44वें, 45वें और 46वें ओवर में कुल 16 रन ही आए और फिलिप्स और मिचेल के विकेट हाथ लग गए, वरना 337 का 350 होना तय था। 2 मैचों में मार खा रहे स्पिनर्स यहाँ भी नहीं संभले। 12 ओवर्स डाले और रन दिए 89। चेज करने भारत उतरी तो शुरू में ही दबाव में थी। रोहित टच में नहीं थे, ना ही गिल, और जिस तरीके से वो आउट हुए वो भी लापरवाही थी। नीचे आकर फिर राहुल और अय्यर भी बेतुके शॉट खेलकर चलते बने। बस एक छोर पर विराट कोहली ही टिके हुए थे। इंडिया लगभग गेम से आउट हो चुका था, लेकिन एनकेआर और हर्षित राणा ने विराट के साथ मिलकर टीम के हार के फासले को कम करने की कोशिश की। लेकिन दोनों के बाद विराट कोहली के आउट होते ही भारत ने न केवल मैच बल्कि पूरी की पूरी सीरीज गंवा दी। तीसरा वनडे हारना केवल एक सीरीज गंवाने का मसला नहीं है। इस मैच में इंडियन टीम के सारे लूप होल एक साथ बाहर आ गए। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि वर्ल्ड कप बहुत दूर है, इसमें बुमराह, अक्षर और हार्दिक भी तो होंगे, लेकिन मेरे भाई 2023 में हार्दिक इंजर्ड हो गए थे, फिर शमी उनकी जगह आ गए थे, लेकिन 2027 के शमी को अब कंसीडर करना नामुमकिन है। तो ऐसे में इस सीरीज ने एक चेतावनी भी दी है कि अभी भी वक्त है। 2027 की टीम का ब्लूप्रिंट
तैयार करने का। खैर, तीसरा वनडे मैच हारने की कुछ खास वजहों को यहाँ डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे बड़ी वजह थी खराब कप्तानी। गिल की कप्तानी हद से ज्यादा डिफेंसिव दिखी। उनका फोकस रन बनाने पर ज्यादा था, न कि विकेट लेने पर। इसके अलावा स्पिनर्स का खराब मैनेजमेंट भी उनकी कमजोर कप्तानी में साफ साफ नजर आया। दोनों फ्रंट लाइन स्पिनर कुलदीप और जडेजा को बहुत लेट इंट्रोड्यूस करवा करके गिल ने न्यूजीलैंड बैटर्स को सेट होने का पूरा मौका दिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जडेजा को 29वें ओवर के बाद लाया और कुलदीप के तो ओवर ही नहीं पूरे हो पाए। उनके खाते के ओवर नीतीश कुमार रेड्डी पूरे कर गए। डिफेंसिव माइंडसेट गिल की फील्डिंग प्लेसमेंट में भी नजर आया। स्पिनर्स को एक तो लेट लाया गया, ऊपर से सिंगल्स डबल्स को जाने दिया गया। इसके अलावा ये बात समझ से परे है कि जिस पिच पर बाउंस कम है, वो अगर फास्ट बॉलर से शॉर्ट गेंदें डलवाई जा रही हैं, तो डीप मिड विकेट क्यों नहीं खड़ा किया गया। और इसलिए हमने कहा था कि गिल रोबोटिक कप्तानी कर रहे थे, एक ही कमांड पर चले जा रहे थे। यहाँ कोच गौतम गंभीर को अकेले जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। एक टाइम में गौतम की कप्तानी में इंडिया ने न्यूजीलैंड को घर में 5-0 से व्हाइट वॉश किया था। दूसरी बड़ी वजह थी सीनियर खिलाड़ियों के सॉफ्ट डिसमिसल्स। राहुल, रोहित और अय्यर कैजुअल शॉट खेल करके आउट हुए। शायद चेजिंग करते हुए भारत का ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया था। अय्यर का आउट होना सबसे ईजी और सॉफ्ट डिसमिसल था। इसकी वजह से विराट को रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिला। इसके अलावा जडेजा भी अपनी पारी को सबसे अच्छे तरीके से एंड नहीं कर पाए। 15 जनवरी 2013 को भारत में आखिरी 50 लगाने वाले जडेजा का फॉर्म भारत के वर्ल्ड कप के लिए बुरा ख्वाब ही साबित हो रहा है। तीसरी वजह थी न्यूजीलैंड को बांध के नहीं रख पाना। जब 20 ओवर्स के बाद न्यूजीलैंड 95 पर 3 था, वहां पर जडेजा से जल्दी जल्दी ओवर खत्म करवाए जा सकते थे, लेकिन एनकेआर को लाया गया। हर्षित से बॉलिंग करवाई गई, जिसकी वजह से कीवी बैटर को टिकने का मौका मिल गया और उन्होंने 219 रनों की शानदार साझेदारी बना डाली। इसके अलावा फील्डिंग भी एवरेज रही, जो पिछले 1 साल से खराब चल रही है। इंग्लैंड टूर, फिर एशिया कप, फिर अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में, और अब ये डरल मिचेल का एक रन आउट मिस हो चुका था। बीच के ओवर्स में अक्षर और हार्दिक की कमी साफ झलक रही थी। चलिए, हार्दिक को तो T20 वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व किया जा रहा है, लेकिन अक्षर को तो कम से कम मौका मिलना चाहिए था। चौथी वजह थी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस। इसमें कप्तान और खिलाड़ी सभी का कसूर है। कमेंट्री में आखिरी के कुछ ओवर्स में कुछ ऐसा कहा गया जो वाकई अंडरलाइन होना चाहिए। जब फिलिप्स ने कुलदीप को सामने की तरफ छक्के लगाए, तो कमेंट्री में शायद हर्षा भोगले थे, जिन्होंने ये कहा कि जब टीम में विराट, रोहित, राहुल, जडेजा और अय्यर जैसे सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं, तो एक युवा कप्तान के लिए अपने हिसाब से फैसले लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर उसका लिया हुआ फैसला उल्टा पड़ गया तो सीनियर खिलाड़ियों पर भी सवाल उठते हैं कि उन्होंने क्यों उस यंग कप्तान को सलाह नहीं दी। अगर ये बात सही है तो इससे पता लगता है कि पूरी टीम को ये नहीं पता चल रहा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। गिल तो लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे, इसलिए विकेट के पीछे से केएल राहुल लगातार कप्तानी का मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन उनको सलाह देने के लिए न विराट सामने आए, न ही रोहित। हो सकता है और भी छोटी छोटी वजह रही हो, लेकिन मोटी मोटी यही 4 वजह हैं जिन्होंने भारत को न केवल तीसरा मैच हरवाया, बल्कि पूरी की पूरी सीरीज में ये चीज साफ साफ नजर आ रही थी। एक कप्तान के तौर पर गिल ने भी ये स्वीकार कर लिया कि वो सीरीज की सेकंड बेस्ट टीम थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गिल इमरान खान बन जाए कि अपने हिसाब से फैसले लें, लेकिन जो प्लानिंग कोच और कप्तान मैच शुरू होने से पहले ऑन पेपर करते हैं, जरूरी नहीं कि मैच के दौरान सिचुएशन वैसी की वैसी कॉपी पेस्ट हो जाए। थोड़ी सी चीज अगर अलग होती है खेल के दौरान, तो यहाँ पर कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि ऑन पेपर डिसाइड की गई बातों और फैसलों से एक कदम अलग होकर कुछ नया सोचें। गिल यही चीज करने में नाकाम रहे पूरी सीरीज में। उनकी कप्तानी ऑटो पायलट मोड में चल रही थी। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या गिल को कप्तानी देने में जल्दबाजी की गई या फिर अय्यर कप्तान बनाए जा सकते थे। अब ऐसा नहीं कि सारी चीज सीरीज के दौरान गलत ही साबित हुई। नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने कुछ अच्छे गेम्स जरूर दिखाए। विराट कोहली ने साबित कर दिया कि वो कितने कमिटेड हैं, लेकिन भारत को यहाँ से कुछ चीज सीखनी भी पड़ेगी, जैसे कि आपको मिडिल ओवर्स में विकेट टेकिंग बॉलर्स की तरफ जाना पड़ेगा। आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में बैट्समैन एग्रेसिव ज्यादा हो गए। ऐसे में रनों को रोकने का इकलौता तरीका है विकेट निकालना। दूसरी चीज जो भारत को सीखनी पड़ेगी वो है कि आपको या तो बैटिंग डेप्थ या फिर बॉलिंग स्ट्रेंथ, दोनों में से किसी एक चीज की तरफ फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी 4 बैट्समैन, 1 कीपर, 1 ऑलराउंडर और 5 बॉलर्स वाली विराट कोहली टेक्निक के पीछे जाना ही होगा, क्योंकि नंबर 8 तक ऑलराउंडर खिला के आप सामने वाली टीम को रन बनाने से नहीं रोक सकते। तीसरी चीज ये सीखने की जरूरत है कि कप्तान को थोड़ा स्मार्टनेस का पाठ पढ़ाया जाए। मेंटली थका हुआ कप्तान पूरी टीम पर बोझ बन जाता है। खैर, अब पूरा फोकस T20 सीरीज पर होगा और ये सीरीज डिसाइड करेगी कि भारत की वर्ल्ड कप की तैयारी किस लेवल तक जा चुकी है। भारत की इस वनडे सीरीज से एक चीज साफ तो हो चुकी है कि भारत के पास अब तक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं आ पाया है जो टीम मैनेजमेंट को ये भरोसा दिला सके ये कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप तक सेट हो गया तो बल्ले बल्ले है। तो मिलते हैं आपसे T20 सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।